नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें, यूपीएससी वो संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। इसके एग्जाम्स की लिस्ट की अगर बात करें तो सीएपीएफ का एग्जाम कराती है, एनडीए का एग्जाम कराती है, जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन कराती है, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन कराती है, यहां तक कि स्टैटिस्टिकल और मेडिकल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन यूपीएससी ही कराती है। पर आप यहां हैं तो आपका एक दूसरा पर्पस भी है, और वो है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जामिनेशन भी यूपीएससी कराती है। आइए समझते हैं आसान भाषा में कि क्या यूपीएससी का सिलेबस है और आपको किस हद तक देखना है। हम जानबूझकर यहां पर इमेजेस आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कनेक्ट कर सकें। अगर आप यहां पर हैं तो इसका मतलब है यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाले सीएसई, जिसका मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, को आप देना चाहते हैं। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बहुत सारे पहलू और पैरामीटर हैं, आराम से समझिएगा। आपको यह बात तो पता चल ही चुका होगा अभी तक कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 चरणों की कहानी है। पहले चरण को जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो प्रीलिम्स कहते हैं, जो नए नए आते हैं वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, और कुछ लोग पीटी कहते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट। वाकई में पहला स्टेप मेरा प्रीलिम्स है। यहां लगभग जो आवेदन करते हैं जो लोग, उनकी संख्या होती है 14 से 15 लाख लोग आवेदन करते हैं हर साल, जिनमें से अमूमन 7 से 8 लाख लोग पहुंच जाते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम देने। सीट्स लगभग 750 से लेकर 1000 के बीच में वैरी करती हैं, और उसी के आधार पर इंटू 13-14 कर लीजिए, वो लोग आपके देते हैं मीन्स। मैं मान के चलता हूं कि यहां पर अगर 8 लाख लोग एग्जाम दिए हैं, मेंस डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी 13 से 14 गुना होता है, 13 इंटू 14 टाइम्स होता है। अगर मान लेते हैं कि मेरी वैकेंसी 1000 है तो 13 से 14,000 लोग एग्जाम मेंस का लिखते हैं। और इसके बाद हर सीट की एक लड़ाई है। मतलब अब यहां से और लोग छटेंगे और इंटरव्यू, जिसको आप पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वहां पे अमूमन 3500 से 4000 लोग जाते हैं। मतलब हर एक सीट का एक दावेदार हो सकता है 3 में से। 3 कैंडिडेट की दावेदारी तो है, पर एक ही सेलेक्ट होगा। यह है यूपीएससी का एक स्ट्रक्चर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। पर रुकिए, यह तो बस बाहरी रूप से है। आइए इसके भीतर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या छोटे छोटे डायमेंशंस हैं, और सटीक और आसान भाषा में समझिएगा। हम सबसे पहले आपका रूबरू आपको कराने जा रहे हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से, पीटी से। आपको बता दें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक ही दिन में होता है और ये 2 पेपर होते हैं। एक पेपर मेरा कहा जाता है कि जनरल स्टडीज का है, ये जनरल स्टडीज का है, और एक पेपर जिसको कहा जाता है सीसैट, मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 2 पेपर होते हैं। ये एक ही दिन का एग्जामिनेशन है, 1 डे एग्जामिनेशन ये होता है, पर ये दोनों पेपर आपके 2-2 घंटे के लिए होते हैं। अभी तक का जो नॉर्म है वो यही है कि 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक आपका जनरल स्टडीज या पेपर 1 होता है, और 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका दूसरा पेपर होता है। यही नॉर्म बना हुआ है। और एक नॉर्म और बना हुआ है कि ऑलमोस्ट ये आपका आज तक देखा है पिछले 10 से 12 सालों में संडे को ही होता है। ये एग्जामिनेशन आपका एक संडे एग्जामिनेशन है। 2-2 घंटे के लिए आप पेपर देते हैं। अच्छा, प्रश्न कितने हैं? जनरल स्टडीज में आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन का नंबर होता है 2 मार्क का या 2 मार्क्स का। इसीलिए टोटल अगर आप देखेंगे तो 200 नंबर का ये पूरा पेपर है। यही अगर हम सीसैट की बात करें, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, तो यहां पर आपको मिलते 80 क्वेश्चन। और हम आपको यह भी बता दें कि यहां पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स मिलता है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे 200 नंबरों तक। आराम से आप पहुंच जाएंगे। पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे
कि इन दोनों पेपरों में से एक पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब आपको सीसैट के पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। जब ये शुरुआत हुआ था, जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, तब ये क्वालिफाइंग नहीं था, तब इसके मार्क्स जुड़ते थे। पर फिर प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने बोला कि नहीं, आप इसको क्वालिफाइंग करिए, और इसको क्वालिफाइंग किया गया। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 33% नंबर पाने हैं। जैसे ही आप 200 में से 66 नंबर, 66 मार्क्स पा लेते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो पहले आपका ये पेपर चेक होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, तब जाकर आपका ये वाला पेपर चेक होगा। तो पहला पेपर आपका मेरिट दिखाता है, दूसरा पेपर आपका क्वालिफाइंग है, बताता है कि आप आगे जाने वाले हैं या नहीं। मेरिट इसके आधार पर बनती है। यह जान लेना बहुत जरूरी है यहां पर कि इन दोनों में ही निगेटिव मार्किंग होती है। इन दोनों में ही निगेटिव मार्किंग होती है, और दोनों की ही निगेटिव मार्किंग बिल्कुल एक समान है। वो क्या है? निगेटिव मार्किंग है कि उस क्वेश्चन के अंक का 1/3 नंबर कट जाएगा अगर आप उसको गलत करेंगे तो। अगर आप क्वेश्चन सही जवाब देते हैं तो आपको 2 नंबर यहां मिलता है, 2.5 नंबर यहां मिलता है। पर अगर आप गलत जवाब देते हैं तो उन्हीं अंकों का 1/3 नंबर माइनस हो जाएगा, अगर आपने यहां गलत दिया, यहां गलत दिया। और इसी के आधार पर जितना फाइनल नंबर आता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, तो ये वो पेपर है जो आपको मेरिट दिलवाता है। यहां पर कट ऑफ बनती है, और उस कट ऑफ के आधार पर आप अगले चरण पे जाते हैं। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया है तो तब आप जाते हैं दूसरे चरण में। आई थिंक इतना भी हम लोग को एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों के पेपरों में फर्क क्या है, इन दोनों के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। आइए समझते हैं। हम अगर आपसे यहां पे जिक्र करें तो आप अन्यथा एकदम मत लीजिएगा, इसको पहले अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए। आगे हम बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ने से पहले आपको बस एक सूचना देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डिटेल्ड वे में, एक बहुत अच्छे रास्ते में, एक बहुत बढ़िया जर्नी में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 19,999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, और ऐसे ही ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा। CMC कोड का इस्तेमाल करिए, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे ऐप पर आप सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और लगातार देख सकते हैं। कोई रोक नहीं है, और आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, आप उसको बहुत बार कर सकते हैं, और आपको यहां मिलता है बेस्ट एजुकेटर सपोर्ट, बेस्ट कंटेंट, ईमानदारी से पढ़ाई। CMC कोड है हमारा, याद रखिएगा। खैर, हम आपको बताना चाहते थे इन दोनों का ही सिलेबस। अब ये मेरा बहुत बड़ा ग्रंथ है। सिलेबस की अगर आप बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के, अगर मैं सिर्फ प्रीलिम्स की अभी बात कर रहा हूं, तो हम आपको बता दें कि मेरे पास प्रीलिम्स का जो पेपर 1 आपने देखा, उसका एक बहुत छोटा सा सिलेबस मेंशन्ड है। सोचिएगा, इतने बड़े एग्जाम का एक बहुत छोटा सा सिलेबस, और उस सिलेबस में क्या लिखा है ये समझिएगा। पहला टॉपिक लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब मेरा करंट अफेयर्स। सोचिए, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। कितने साल का, कुछ नहीं लिखा। देयर आर करंट इवेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, साफ लिखा है। अच्छा, दूसरा साफ लिखा हुआ है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड योर नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट भी यहां गया। तीसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब एकदम क्लियर कर दिया कि कुछ भी आ सकता है। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये कुछ भी पूछ सकते हैं, डिफाइन कर दिया। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद इन्होंने लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। साफ इन्होंने लिखा है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी पे भी और गवर्नेंस पे भी, मतलब संविधान भी आएगा, गवर्नेंस भी आएगा, स्कीम्स भी आएंगी, सब कुछ यहां पर आ सकता है। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी आपसे बोल दिया। इन्होंने फिर बोला कि आपसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे भी सवाल पूछ सकते हैं। अब कितना बड़ा टर्म है, आप खुद सोचिए कि लिखा इन्होंने कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी भी हो गई,
और पूरा सोशल आ गया इसमें, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर पैरिटी सब आ गया। इन्होंने सिर्फ लिखा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और लास्ट में इन्होंने लिख दिया है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। मतलब इन्होंने अपने साफ दे दिया है पेपर 1 में कि मैं आपसे इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन पूछने वाला हूं। उसका रीजन ये है कि यही सेम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी होता है तो यही सेम एग्जामिनेशन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी होता है। और इसीलिए यहां पे डायमेंशन डाला गया है कि आपका कोई भी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का अगर होगा तो वो सवाल आपके सामने होगा। ये पूरा सिलेबस जो कि इसी तरीके से डिफाइंड है, इसको देखकर तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। चिंता मत करिए, सबका निवारण है, सुनते रहिए। अब ये तो पेपर 1 हमने आपको बताया, हम आपको पेपर 2 के बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे। अगर आप पेपर 2 मतलब हमारा जो सीसैट है पेपर 2 है, इसमें क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो वो आपसे क्या जानना चाहते हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल कैसा है, आपका कॉम्प्रिहेंडिंग नॉलेज कैसा है, कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है। आप कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं आपसे, आपसे पूछते हैं कि आपका इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं। तीसरा, वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्या आपको लॉजिकल रीजनिंग आता है, ये आपसे जानना चाहते हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, क्या आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, वो ये भी पूछना चाहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन है। जब नया नया सीसेट लॉन्च हुआ था तो डिसीजन मेकिंग के बहुत क्वेश्चन आते थे, हालांकि अब ये कम हो गए हैं। ये आपका देखना चाहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपका देखना चाहते हैं कि आप कितने बेहतर तरीके से आपका सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एक मेंटल सवाल, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी कैसा है, आपकी बेसिक न्यूमरेसी कैसी है, क्या आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाते हैं, क्या आप ग्राफ देख पाते हैं, सब चेक करना चाहते हैं। तो ये आपका बेसिक न्यूमरेसी भी देखना चाहते हैं। तो आपको अभी तक दिमाग में यह बन चुका होगा एक कि मेरा पेपर 2 जो है वो ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड बेस्ड है, जिसमें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, फॉर्मूलाज, न्यूमरेसी, नंबर सिस्टम, ये सब कुछ आता है और ये बेसिक न्यूमरेसी कहते हैं। हालांकि कई बार ये लगता है आरोप भी कि सर सीसैट बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए हम आपसे निवेदन यही कर लेते हैं कि सीसैट को हल्के में मत लीजिएगा। कई बार लोग इसमें बहुत निपुण होते हैं पर यहां अच्छा नहीं कर पाते हैं, आपको इसको भी अच्छा करना होगा। ये क्वालिफाइंग है, ये बिल्कुल क्वालिफाइंग है। दोनों 2 घंटे के पेपर है, आप पहले इसको क्वालिफाई कर लीजिए, 66 नंबर पा लीजिए, उसके बाद इसकी बात की जाएगी, तब ये चेक होता है और कट ऑफ इसके आधार पर बनता है। मतलब हर साल 14 से 15 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं और सेंटर पे पहुंचते हैं 7 से 8 लाख लोग, वो यही पेपर देते हैं और इसी पेपर के आधार पर अगर वो क्वालिफाई होते हैं यहां पर, तो इस पेपर के आधार पर, पेपर 1 के आधार पर उनका कट ऑफ बनता है। और अगर आप कट ऑफ के ऊपर हैं, इस नंबर के ऊपर हैं, तो आप मेंस देने जाते हैं और अगर आप ऊपर नहीं हैं तो आप मेंस नहीं देते। कितने लोग मेंस देते हैं डिपेंड करता है वैकेंसी पर। मान के चलते 1000 वैकेंसी आई है तो आप मान के चलिए 13,000 से 14,000 लोग मेंस देने वाले हैं। अगर यही वैकेंसी बढ़ जाएगी तो ज्यादा लोग मेंस देंगे, वैकेंसी कम हो जाएगी तो लोग मेंस कम देंगे। यह था प्रीलिम्स का एक ढांचा। अब यहां पे सब इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं और यहां कहते हैं एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी आस्क्ड, एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी आस्क्ड एंड दिस इज अ रियलिटी। वो आपसे स्पाइडर्स भी पूछते हैं, वो आपसे लिजर्ड भी पूछते हैं, वो आपसे मॉनसून भी पूछते हैं, वो आपसे इकोनॉमिक पॉलिसी पूछते हैं, वो आपसे स्टॉक मार्केट पूछते हैं, वो आपसे बहुत कुछ पूछते हैं। अच्छा, आपको हम ये भी बता दें कि ये पेपर्स जो है वो 2 भाषा में छपे हुए आते हैं, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। 2 ही भाषा में छप के आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो यहां आपके पास ऐसी सहूलियत नहीं है कि आप इसको सारे के सारे शेड्यूल लैंग्वेजेस में देख सकें। तो भाषा इन दोनों पेपर की जो छप के आएगी आपके सामने, वो इंग्लिश होगी और हिंदी होगी।
चलिए, अगर आप इतना समझ चुके हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं आपके अगले पड़ाव पर। और अगले पड़ाव में चलने से पहले हम आपको एक जिम्मेदारी से बता दें कि आपको संयम बनाए रखना है और अपने हिसाब से चीजों को सुनना है। आप इतना क्वालिफाई कर चुके हैं, हम मानते हैं, और अब आपका एंट्री होता है हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में। मेंस के एग्जामिनेशन की स्कीम पहले हम आपको बता दें। मेंस के एग्जामिनेशन में आपका सामना होता है 9 पेपरों से। हाँ, 9 पेपर्स। इमेजिन, आपको 9 पेपर देने होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों की कहानी है। मतलब जो मेरा मेंस है वो 5 दिन तक चलता है। 5 डेज का एग्जामिनेशन है। और एक दिन 2-2 पेपर भी हो सकते हैं या एक दिन एक भी पेपर हो सकता है। क्या इसका स्कीम है, आइए समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, आप अपना प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, आप मेंस की तरफ आ चुके हैं। और लगभग अगर 1000 वैकेंसी तो 13-14 हजार लोग इंटू 13 टाइम्स जाकर देते हैं मेंस एग्जामिनेशन। 5 दिन का पेपर है और क्या क्या है आइए समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि यहां पर भी एक क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। यहां पर भी आपके पास क्वालिफाइंग पेपर्स हैं और वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। आपको एक इंग्लिश का पेपर देना होता है और आपको एक किसी भी और लैंग्वेज का पेपर देना होता है। ये 2 पेपर आपको देने होते हैं। ये दोनों पेपर आपको देने होते हैं। ये दोनों ही पेपर हम आपको बता दें 300 मार्क्स के होते हैं। ये दोनों ही पेपर 300 नंबर के होते हैं और पूरा पेपर सब्जेक्टिव है। मेंस का मतलब ही है सब्जेक्टिव। जब तक आप प्रीलिम्स दे रहे थे, आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे थे। हम एक बार पीछे चल रहे हैं, बस एक चीज आपको बच गई वो बता दें कि जब आप प्रीलिम्स देते हैं तो ये पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है मेरे सामने एक ओएमआर शीट होगी, उसमें गोले बने होंगे, मुझे उन गोलों को भरना है, आंसर ए बी सी डी में से देना है। यहां मुझे कुछ लिखना नहीं होता, यहां मुझे आंसर टिक करना होता है। तो यहां पर ओएमआर बेस्ड टेस्ट है। ये एक ओएमआर बेस्ड टेस्ट है जिसमें आपके पास एक ओएमआर होती है, उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और ए बी सी डी ऐसे 4 गोले बने होंगे। आप किसी एक गोले को भर देते हैं ए बी सी डी में से। ये ऑब्जेक्टिव है। यहां ना आपकी लिखावट चाहिए ना कुछ चाहिए, यहां पर मुझे ऑब्जेक्टिव होना है। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। पर यही चीज बदल जाती है मेंस में, जहां पूरा पेपर सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। और हम आपको बता दें क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाइंग इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको महज चाहिए 25% नंबर अपने आप को साबित करने के लिए कि मेरे बाकी पेपर चेक हो मेंस के। मतलब अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में फेल कर जाते हैं तो आपके बाकी के पेपर चेक नहीं होंगे। यहां पर आपने 2 पेपर दिए हैं, यहां आप 2 पेपर देते हैं, 2 पेपर्स, एक इंग्लिश का और एक लैंग्वेज का, हिंदी हो, गुजराती हो, कन्नड़ा हो, कुछ भी आप देते हैं। पर यहां पर आपको क्वालिफाइंग लाना पड़ेगा मार्क्स, तभी आपके बाकी के पेपर चेक होंगे। कहा जाता है कि यहां का जो सिलेबस है वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्लास 10th तक की चीजें आपको आनी चाहिए। यहां वो आपसे कॉम्प्रिहेंशन भी पूछते हैं, प्रेसिज राइटिंग भी पूछते हैं जिसमें आपको एक बड़े से टेक्स्ट को छोटा करना होता है। अगर आप यहां पर पढ़ते हैं तो वोकैबुलरी पढ़ते हैं, एस्से लिखना होता है, ऐसी चीजें यहां पर रहती हैं। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, अब आप बाकी पेपरों में प्रवेश करते हैं। अगला पेपर आपके सामने आ रहा है और वो है एस्से का। एक पेपर होता है एस्से का। इसका जो मार्क्स है वो है 250 और अभी तक के रूल के हिसाब से ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है, जहां पे आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इन दोनों ही सेक्शन में आपके पास टॉपिक्स लिखे होते हैं। मतलब सेक्शन ए में आपके पास 4 टॉपिक लिखे होंगे, सेक्शन बी में आपके पास 4 टॉपिक लिखे होंगे और आपको इन दोनों सेक्शन से एक एक एस्से चुनकर लिखना होता है। मतलब मुझे टोटल 2 एस्से लिखने हैं, मुझे एक इस सेक्शन से चुनना है, एक इस सेक्शन से चुनना है और टोटल मुझे 2 एस्से लिखने हैं। एस्से का पेपर एक ही है पर मुझे 2 एस्से लिखने हैं। अभी तक का फॉर्मेट यही चल रहा है कि मुझे 2 निबंध
या एसे लिखने होते हैं, और ये पूरा पेपर 250 नंबर का है। इस पेपर में लोग बाजी मारते हैं। यहां 164 नंबर अभी तक का हमने हाईएस्ट देखा है। 164 आउट ऑफ 250 अभी तक का हाईएस्ट नंबर हमने देखा है। अच्छा, ये हुआ एसे, एक पेपर। अब आइए और चलते हैं। अभी तक आपने 2 पेपर दिया लैंग्वेज का, 1 पेपर दिया एसे का, 3 पेपर आपके हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास एक बहुत बड़ा पेपर का रेंज आ रहा है। ये है हमारे जनरल स्टडीज के पेपर, जो कि 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, जिसके सिलेबस के बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इन एक एक पेपर की अवधि जो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में रहेगी वो 3-3 घंटे ही रहेगी। मतलब ये सारे पेपर 3 घंटे के ही होंगे। और इन सारे पेपरों का नंबर अगर हम आपको बताएं तो हर एक पेपर का 250 नंबर होता है। 250, 250, 250, मतलब आपकी मार्किंग 250 में की जाएगी। और टोटल अगर आप मिला लें तो मेरा पूरा जीएस जो हो गया वो 1000 मार्क्स का हो गया। अच्छा, नॉर्मली क्या अभी तक के शेड्यूल में देखा जाता है कि जिस दिन यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा होता है, जीएस पेपर 1 पेपर 2 एक साथ होता है एक दिन, पेपर 3 पेपर 4 एक साथ होता है एक दिन। मतलब आपको प्रतिदिन 6 घंटे यहां बैठने होंगे सेंटर पे। जीएस पेपर 1 होगा पहले, फिर आपका जीएस पेपर 2 होगा, फिर आपका जीएस पेपर 3 अगले दिन होगा और पेपर 4 एंड में होगा। 2 दिन तो आपका इसमें चला गया, 2 दिन आपका इसमें चला गया। अब एक दिन आपका एसए पेपर होता है, एक दिन आपका एसए पेपर होता है। तो इसी तरीके से यूपीएससी 5 दिन लेकर चलता है कि हमें एग्जाम 5 दिन में कराएंगे। पेपर 1 पेपर 2 एक दिन, पेपर 3 पेपर 4 एक दिन, ऐसे एक दिन होता है। अभी कुछ और भी बाकी हम आपको बताएंगे। इसके सिलेबस की अभी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, पर ये मेरे पेपर्स है जो कि टोटल सब्जेक्टिव है। ये मेरे पूरे सब्जेक्टिव पेपर है। अभी तक आपने कितने पेपर दिए? 2 पेपर लैंग्वेज के, 4 पेपर जीएस के, 1 पेपर एसए का। 4, 5, 6, 7 पेपर आप दे चुके हैं। 7 पेपर आप दे चुके हैं, पर अभी भी कुछ और बाकी है। अब आपका लास्ट हम बता दें, इस पूरे मेंस एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा चंक है, और वो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। यूपीएससी रेंज ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको देता है, जिसमें कि आपके ज्योग्राफी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सिविल, मैकेनिकल, साइंस के सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, कन्नड़ा सब देते हैं। आप इनमें से कोई एक विषय चुनते हैं, कोई एक विषय। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी भूगोल को चुना, तो उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। मतलब ऑप्शनल एक विषय आप चुनेंगे, आपको एक सब्जेक्ट चुनना है अपने ऑप्शनल को आउट ऑफ अ रेंज, और उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, और दोनों के हम मार्क्स 250 मार्क्स के होते हैं। 3-3 घंटे के पेपर, और दोनों का ही 250 नंबर का पेपर हो रहा है। और ये अमूमन एक ही दिन में एग्जामिनेशन होता है। मतलब एक ही दिन में सुबह पेपर 1 देंगे, फिर शाम में आप पेपर 2 देंगे, और 3-3 घंटे के लिए आप बैठेंगे। अभी तक आपने कितने पेपर दे दिए? 2 क्वालिफाइंग, 1 एसए 3, 4 आपने दिए जीएस के 7, और 2 आपने दिए ऑप्शनल के 9 पेपर्स। 9 पेपर्स, जिसमें कि ये मेरिट में नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। बाकी इन सब के आधार पर मेरिट बनती है। आइए जोड़ते हैं, मतलब मेरिट कितने के आधार पर बनती है? 1000 नंबर हो गए आपके जीएस के, प्लस एसए के हो गए आपके 250, प्लस 500 हो गए आपके ऑप्शनल के। अब आप जोड़कर निकाल लीजिए कितना होता है ये। 1750। 1750 का सर ये पूरा मेंस का स्कीम है, जो 5 दिन के लिए नियुक्त किया जाता है, और आपको 5 दिन में पेपर्स देने होते हैं। मेंस
1750 नंबर का है और 1750 नंबर में से मेरिट बनती है। इस मेरिट के आधार पर जिन लोगों ने कट ऑफ पार किया वो जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट देने, वो जाते हैं इंटरव्यू देने। अभी तक हमने सिलेबस आपको नहीं बताया, आप थोड़ा और इंतजार करिएगा, अभी हम बस बताने वाले हैं, बस आप थोड़ा देर और रुक जाइए। ये था स्कीम मेंस एग्जामिनेशन का। बहुत लिखना होता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, बैठने की भी, लिखने की भी। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए हमारे पास, तब आप बेहतर मेंस में करते हैं। खैर रुक जाइए, मेंस का सिलेबस सुनते जाइए कि जीएस जो हमने बात की क्या सिलेबस है। आइए देखते हैं सिलेबस मेंस का। हम आपको लेकर चलते हैं मेंस के सिलेबस में, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा ब्रॉड है। मेंस के सिलेबस में हम आपको लेकर चलते हैं। अगर मेंस के सिलेबस की हम बात करें सर, तो मेरे क्वालिफाइंग पेपर का सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज का क्वालिफाइंग पेपर है, कि आप क्लास 10th तक का लैंग्वेज में आने वाले सवाल को आप कर पाते हैं, इतना ही बहुत है आपके लिए। इसका सिर्फ इतना ही जिक्र है, इससे ऊपर इसका जिक्र नहीं है। दूसरा, क्या मेरे एस्से का कोई सिलेबस है? क्या मेरे एस्से का कोई सिलेबस है? तो याद रखिएगा, एस्से का कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता है। निबंध किसी भी टॉपिक पर, फिलोसॉफिकल हो, स्टैटिक हो, आपसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि आप अपने विचारों को लिखें। इसका कोई सिलेबस नहीं होता। आप जितना पढ़ लेते हैं उसी के आधार पर आप एस्से लिखने की कोशिश करते हैं। तीसरा, अब हम आते हैं अपने जनरल स्टडीज के 4 पेपर पर, और वाकई में जनरल स्टडीज के 4 पेपर बहुत अच्छे से सोच समझकर बनाए हुए हैं, जिसमें कि अगर हम आपको पहले पेपर पे लेकर चलें, अगर हम आपको जीएस पेपर 1 पे लेकर चलें, तब आप अपने आप समझ जाएंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। जीएस पेपर 1 में आपको मिलता है, सबसे बड़ी बात नंबर 1, आपका सामना होगा हिस्ट्री से। और सिर्फ हिस्ट्री में हिस्ट्री मत सोचिए, आपका सामना यहां पर होगा एंशियंट से भी, आपका सामना होगा मेडिवल से भी, आपका सामना होगा मॉडर्न से भी, साथ ही में आपका सामना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, आपका सामना होगा आर्ट एंड कल्चर से, आपका सामना होगा आर्ट एंड कल्चर से। ये सारा एक समूह है जो आपको आराम से पेपर 1 में मिलता है। यहां इतिहास के पर्सनालिटीज भी आते हैं, इवेंट्स भी आते हैं, वॉर्स भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी आते हैं। तो इतिहास में आपको एक बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी अगर आपको इसको लिखना है। और हाँ, फ्रीडम मूवमेंट भी आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में क्या हुआ, वो भी आपको पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की घटनाएं भी आपको पढ़नी है, वो भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक बना हुआ है। ये था इतिहास अभी तक। पेपर 1 में अभी तक हमने बस इतिहास की बात की है। इसके बाद इसी पेपर में आप अगर जाएंगे तो आपको मिलता है पूरा का पूरा भूगोल आपका, जिसमें कि वो आपसे इंडिया की भी बात करेंगे, आपसे फिजिकल की भी बात करेंगे, और आपसे वर्ल्ड की भी बात करेंगे। इसमें वो आपसे रिसोर्सेस की भी बात करेंगे, इसमें वो आपसे बात करेंगे आपके जितने पहाड़ हैं, नदियां हैं, उसके सूखने की कहानी है, सबकी बात करेंगे। मतलब एक तरीके से वो मैन का क्या प्रभाव है ज्योग्राफी पे, और ज्योग्राफी का क्या प्रभाव है मैन पर, वो इसको भी ढूंढेंगे, बहुत एक्सटेंसिव तरीके से ढूंढेंगे। तीसरा चलते हैं, 2 चीजें अगर आप समझे, हम आपको तीसरी चीज यहां बताने वाले हैं। तीसरा यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सोसाइटी, जिसमें कि वो आपसे विमेन की बात कर सकते हैं, वो आपसे वल्नरेबल सेक्शन की बात कर सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है, किस किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है मेरे समाज पर, क्या सोशल इश्यूज हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, क्या प्रभाव पड़ रहा है बदलते हुए अर्बनाइजेशन के सिनेरियो का मेरे समाज पे। सोसाइटी वो पूछेंगे। और आपको बता दें, अगर आप थोड़ा सा इंटरलिंक करना समझते हैं तो इसका रिश्ता इससे है, इसका रिश्ता इसका है, मतलब ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। मेरा हिस्ट्री कनेक्टेड है ज्योग्राफी से, मेरा ज्योग्राफी कनेक्टेड है समाज से,
कि सच्चाई है, ज्योग्राफी कनेक्टेड है समाज से, ज्योग्राफी कनेक्टेड है इतिहास से। तो जीएस पेपर 1 में बहुत इलैबोरेट तरीके से लिखा है, इतिहास भी पढ़ना है, आर्किटेक्चर भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है और आपको सोसाइटी भी पढ़नी है। ये था जीएस पेपर 1 का सिलेबस। हम आपको अब रूबरू कराएंगे, हम अगली स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको, क्योंकि यहां बहुत भर जाएगा। हम आपको लेकर चलते हैं आपके जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डायनेमिक है पेपर, बहुत डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है अभी हम आपको बता दें। यहां डायनेमिसिटी इस बात से निकलती है कि ये पूरा का पूरा पॉलिटी आपसे पूछते हैं, ये पूरा का पूरा गवर्नेंस आपसे पूछना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा सोशल जस्टिस आपसे पूछना चाहते हैं कि सोशल जस्टिस में बताइए क्या क्या हो रहा है, क्या स्कीम्स आ रही हैं, क्या आप करना चाहते हैं, सब पूछना चाहते हैं। ये आपसे पूछना चाहते हैं यहां पर अपने संविधान के बारे में, ये आपसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पूछना चाहते हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, ये आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पूछना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा डायनेमिक है। प्रत्येक दिन अमेंडमेंट्स होते हैं, जजमेंट्स आते हैं, स्कीम्स आती हैं, मुझे यहां सब पढ़ना पड़ता है और मुझे अपने एग्जाम में उसको कोट भी करना होगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, कोट भी करना है, याद भी रखना है, मतलब उसको जीना है मुझे। यहां पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात होंगी, यहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी बात होंगी, यहां एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी बात होंगी, यहां कमिटीज और कमीशंस की भी बात होगी। तो मुझे यहां पर बहुत ज्यादा पढ़कर इंटरनलाइज करके समझना है और उसको रिप्रोड्यूस करना है। बहुत डायनेमिक है। इसी भांति अगर हम आपको दिखाएं, ये तो अभी हमने आपको जीएस पेपर 2 दिखा दिया, अगर हम यहां पर आपको दिखा सके जीएस पेपर 3 तो समझिएगा सर। जीएस पेपर 3 ये भी डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है? इसका सबसे बड़ा चंक हम आपको बता दें कहां जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पर मत रुकिए, इंडियन इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमिए। आपका क्या एग्रीकल्चर है, कैसा एग्रीकल्चर है, क्या योगदान देना है, सब यही आता है। तो इकोनॉमी के साथ क्या है, एग्रीकल्चर आ गया, फूड आ गया, इंडस्ट्री आ गई, फूड प्रोसेसिंग आ गई, सब यही आ गई। तीसरा बहुत बड़ा यहां पर एक बहुत बड़ा चंक बनता है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट हम बोले तो इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी इसके साथ ही है, इन्वायरमेंट बायोडायवर्सिटी इसके साथ ही मान लीजिए। तीसरा बहुत डायनेमिक है, यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा चंक है जिसमें करंट अफेयर्स अमूमन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और आखिरी में हम आपको बता दें, यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी भी आपसे पूछा जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी आपसे पूछा जाता है। यह है मेरा पेपर 3, उतना ही डायनेमिक है जितना कि वो है, उतना ही डायनेमिक है जितना आपने वहां देखा। अब आपके पास एक बेहतरीन पेपर है जिसको जोड़ा गया है और उसका नाम है जीएस पेपर 4, जिसको आप एथिक्स के नाम से भी जानते हैं। आप इस पेपर को एथिक्स के नाम से भी जानते हैं और इस पूरे पेपर में बहुत ज्ञान की बातें हैं। आपको यहां बात करनी है ह्यूमन वैल्यूज की, यहां पर आपको प्रूव करना है कि आपके अंदर क्या क्या सोच है ह्यूमन वैल्यूज को लेकर। आपको यहां पर यह बताना है कि क्या मेरा एथिक्स का ह्यूमन का इंटरफेस बनता है, कब कब बनता है, कहां डिलेमा पैदा होता है, कहां आपके बीच में टसल हो सकता है। आपको यहां पर पढ़ने हैं थिंकर्स को, और थिंकर्स डिफाइंड नहीं है, ये तो खुला सागर है, बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं और कुछ थिंकर्स को आप जेब में रखते हैं अपने आंसर लिखने के लिए। यहां थिंकर्स भी आपको पढ़ने हैं। यहां आपको पढ़ना है इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छे से पढ़ना, जिसमें कि सिर्फ आपका इमोशन नहीं, सामने वाले का भी इमोशन इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे पढ़ना है एटीट्यूड, आपको यहां पर पढ़ना है इंटेग्रिटी, आपको यहां पर पढ़ना है एथिकल वैल्यूज। क्या एटीट्यूड है आपका, क्या एप्टीट्यूड है आपका, क्या अप्रोच है आपकी, सब यहां पढ़ना है। और आपको दिखाना है कि इन सब का रिश्ता मेरे गवर्नेंस से कैसे है,
इन सबका रिश्ता मेरी जीवनी से कैसे है, यह भी आपको दिखाना है कि इसका प्रभाव लाइफ पर क्या पड़ता है, यह भी आपको दिखाना है। तो एक बहुत नेचुरल सब्जेक्ट है जो यूपीएससी ने जोड़ा है, और ये सारे आपके स्टैटिक है, पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 1 हमने आपको जो दिखाया। ये जीएस का, जनरल स्टडीज के 4 पेपरों का सिलेबस है। अगर आप फिर से देखें, ये जीएस पेपर 1 था, ये जीएस पेपर 2 था, पेपर 3 और पेपर 4, और सबके मार्क्स कितने थे हमने आपको ये भी बता दिए। ये पूरा मेरा 250 नंबर का ईच है, मतलब इंटू 4 करिए, 1000 नंबर की यहां बात है सर, 1000 नंबर की बात है ये। 1000, इमेजिन 1000 मार्क्स। ये था जनरल स्टडीज का मेंस का। अब हम आपको बताते हैं ऑप्शनल के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। ये देखिए, ये आपका जीएस था। अब हम आपको बता दें, यूपीएससी बहुत सारे ऑप्शनल्स को ऑफर करता है, बहुत सारे ऑप्शनल्स को। और ऑप्शनल्स में सर अगर आप किंग मेकर की बात करते हैं, तो हमने हमेशा माना है कि किंग मेकर है ऑप्शनल। अगर आप ऑप्शनल बेहतर कर लेंगे तो बहुत नंबर आएगा। वैसे ही हम आपको बता दें कि आपके किंग मेकर सब्जेक्ट्स एसए भी हैं, ऑप्शनल भी है और एथिक्स भी है, एथिक्स भी है। यहां पर अगर आप नंबर स्कोर कर लें, जो किया जा सकता है, आप टॉप लिस्ट में होते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट इसको बनाइएगा कि मैं ऑप्शनल ऐसा चुनूं जहां मैं नंबर ला सकूं, मैं ऐसे एथिक्स में इतना वर्क करूं कि मैं नंबर ला सकूं। रेंज ऑफ सब्जेक्ट से ऑप्शनल्स के 2 पेपर अमूमन देखे जाते हैं यहां पर। एक हो गया पेपर 1 और एक होगा पेपर 2, किसी में भी यही होगा। ऑलमोस्ट पेपर 1 आपका थ्योरेटिकल होगा, और थ्योरेटिकल का मतलब है यहां पर बहुत सारी ऐसे फिलोसफर्स, थियरीज होंगी जिसको आपको पढ़कर याद रखकर एज इट इज लिखने की कोशिश करनी है। और अमूमन पेपर 2 मेरा एप्लीकेशन बेस्ड होगा। हो सकता है भारत के ऊपर, हो सकता है कि जो चीज आप यहां पढ़ रहे उसको अप्लाई करना हो सकता है एक छोटे नीश के ऊपर हो। तो अगर मैं सोसाइटी पढ़ता हूं सोशियोलॉजी में, तो यहां मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ता हूं। मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ता हूं यहां पर, तो मैं यहां इंडियन ज्योग्राफी पढ़ता हूं। मैं अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता हूं यहां पे, तो मैं यहां इंडियन हिस्ट्री पढ़ता हूं। मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थ्योरीज यहां पढ़ता हूं, तो यहां पे मैं फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस करता हूं। ये है दोनों पेपरों के बीच की कहानी। और इन दोनों पेपरों को आप चुनते हैं बहुत सोच समझ के कि क्या मेरा बैकग्राउंड है, क्या मेरा इंटरेस्ट है, क्या मैं इसको अगले कुछ सालों के लिए लगातार पढ़ सकता हूं, क्या मैं इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। अगर आपके अंदर वो हुनर है तो जरूर चुनिएगा। और हम ज्योग्राफी की विशेषता बताते हैं, अगर आप सोचने में सक्षम है, लिखने में सक्षम है, दिमाग में इमेजेस बनाते हैं, ज्योग्राफी के लिए बने हैं आप, अच्छा नंबर आ सकता है। यहां पे आप 250 नंबर दिए, तो 250 इंटू 2 करके हो गया हमारा 500 मार्क्स। 500 मार्क्स का पूरा होता है आपका ऑप्शनल का पेपर। हैविंग सेड दिस, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या क्या दे दिया, हमने आपको मेंस में बता दिया है। मेंस की अगर हम फिर से एक बार बात करें, हमने आपको बोला है 2 क्वालिफाइंग पेपर, 1 एसए का पेपर, 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर आपने दे दिए हैं। टोटल कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके 9 पेपर्स हो चुके हैं। हाथों में छाले पड़ जाते हैं लिख लिख कर। और इसके बाद टोटल 1750 में से आपका बनता है एक मेरिट, एक बनता है इसका कट ऑफ। उस कट ऑफ के बाहर जितने रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज, वंस अगेन वो जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट देने। ये वाया रास्ता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट का या फिर इंटरव्यू का, यही रास्ता है पर्सनालिटी टेस्ट का। आप जाकर पर्सनालिटी टेस्ट देते हैं। साक्षात्कार, जहां पर आपको यूपीएससी भवन में जाते हैं, 5 लोग बैठते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट है आपका। तो आपका इतना नॉलेज चेक हो चुका है, तो वहां पर अब आपका वो क्या चेक करते हैं, पर्सनालिटी, अप्रोच, पॉजिटिविटी। और वहां जितने लोग पहुंचते हैं, उनमें से लगभग हर एक सीट के 3 दावेदार अगर हैं, तो एक का ही होता है। ये देखा जाता है सर। ये पूरा आपका एक सिलेबस और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने करने की कोशिश की। यूपीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप अगर मेंस के सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो आपका पीटी हो ही जाता है। ऐसा क्यों है, हम आपको बता दें कि अगर आप इसको समझ पाए अभी तक, तो मेरा अगर ये मेंस का पूरा सिलेबस था, तो पीटी इसी के अंदर ही आता है, प्रीलिम्स इसी के अंदर ही आ जाता है।
मेंस में तो आप एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, पर आप प्रीलिम्स के लिए थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, मेंस के लिए बहुत पढ़ते हैं। तो आप मेंस की तैयारी अगर करिए, प्रीलिम्स अपने आप ही आपका हो जाएगा। और यही मेरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो मुझे फॉलो करना है। रही बात, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, और याद रखिए 10 रिसोर्स नहीं, एक रिसोर्स पढ़िए 10 बार पढ़िए। मिनिमल आदमी बन जाइए सर, इसके मामले में मिनिमलिस्ट अप्रोच। मैं एक रिसोर्स को 10 बार पढ़ूंगा, उसको 10 रिसोर्स के मुकाबले बनाऊंगा। यहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी है, पर आंसर राइटिंग तभी आप करिएगा जब आपके पास कंटेंट आ जाए। बिना कंटेंट के आंसर राइटिंग का कोई अर्थ नहीं है। आप कोशिश करिए कि एनालिटिकल स्किल अपना डेवलप करिए, रटना सिर्फ नहीं है, एनालिटिकल स्किल डेवलप करना है। ये पूरा कॉल है सर, और कोशिश करिए एक बेहतरीन तरीके से तैयारी चालू करिए, और हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो हम भी जुड़ना चाहेंगे। हम आपको बता दें, यहां अकेडमी में आपको बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हमारा एक कोर्स भी चल रहा है। आप चाहें तो सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके जुड़ जाए। मेंस के लिए जैसे हमारा एक पूरा कोर्स चल रहा है 5999 में, आप जुड़ सकते हैं। मेंस एनरिचमेंट कोर्स है ये। साथ ही में आपको बता दें, हमारे पास डेडिकेटेड कंटेंट एजुकेटर सब है, दिन रात लगे हुए हैं आपके लिए। 3 बैचेस आपके पास हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। 4 जून से तीनों ही चालू हो रहे हैं। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए हम लोगों के साथ। आपको हम बताना चाहेंगे सर, हमारे ऑप्शनल्स भी चालू हो रहे हैं, और अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है, सही समय है, जुड़ जाइए, जल्दी से हम चालू करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे। जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आया, और लोगों तक पहुंचाइए इस चीज को कि बहुत आसान तरीके से आप सिलेबस को अगर पढ़ लेते हैं तो सिलेबस के बाद ही तैयारी चालू करिए, पढ़ने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।